हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिडंडेंट पब्लिकेशंस के बारे में। सो व्हाट इज रिडंडेंट पब्लिकेशन? बेसिकली इस तरीके के पब्लिकेशंस में क्या होता है, रिसर्चर्स कोशिश करते हैं कि वो एक ही पेपर को अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करे, अलग अलग तरीके से। यानी कि पेपर का कंटेंट सेम रहेगा, माइट बी वो सेम पेपर को अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश कर दें, या थोड़े बहुत कंटेंट्स को चेंज कर दे, थोड़ा डाटा मैनिपुलेट कर दे। घूम फिर के वो एक ही पेपर को बार 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 अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस है रिसर्च के लिए, जो कि एक सिग्निफिकेंट इशू क्रिएट करता है आपके एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिटी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, दे ऑकर व्हेन द ऑथर पब्लिश द सेम और सब्सटेंशियली, एक सेकेंड, हाँ, सेम और सब्सटेंशियली सिमिलर कंटेंट, मतलब वो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। जो कंटेंट वो पब्लिश करेंगे अलग अलग जर्नल्स में वो ऑलमोस्ट सेम होगा इन मल्टीपल वेन्यूज, यानी कि अलग अलग जर्नल साइट्स में पब्लिश करेंगे बिना प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग के। यानी कि प्रॉपर रेफरेंस किसी में नहीं देंगे, ना ही एक्नॉलेजमेंट देंगे कि उनका ऑलरेडी प्रायर पब्लिकेशन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेपर प्रिपेयर किया ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, और मैंने उसको एबीसी जर्नल में पब्लिश कर दिया। अब वो पब्लिश होने के बाद मैंने सेम पेपर को XYZ जर्नल में भी भेज दिया। वहां मैंने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया कि मैंने ऑलरेडी इस पेपर को कहीं और पब्लिश किया है। तो दैट इज योर रिडंडेंट पब्लिकेशन। ठीक है, अब रिडंडेंट पब्लिकेशन बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला है डुप्लीकेट पब्लिकेशन, दूसरा है सलामी स्लाइसिंग, और तीसरा है ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू। डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या है? सबमिटिंग द सेम मैन्युस्क्रिप्ट और रिसर्च फाइंडिंग टू मल्टीपल जर्नल्स साइमल्टेनियसली। यानी कि आप एक ही बार में 4-5 जर्नल्स में आपके सेम पेपर को भेज देंगे पब्लिकेशन के लिए। और इस केस में क्या होगा, एज वो पेपर पहले से ही पब्लिश्ड नहीं है, मैंने सपोज फॉर एग्जांपल आज एक पेपर लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, और उसे मैंने 10 अलग अलग जर्नल्स में भेज दिया पब्लिश होने के लिए। अब एज बिकॉज वो पेपर पहले से ही कहीं पब्लिश्ड नहीं है, तो दैट विल बी ए न्यू पेपर, तो उसमें प्लेगरिज्म कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसे बोलते हैं डुप्लीकेट पब्लिकेशन। यानी कि सेम रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट या फाइंडिंग्स आप मल्टीपल जर्नल्स में साइमल्टेनियसली भेज देंगे, एक ही बार में आप कई सारी जगह में भेज देंगे। और इसमें आप पहले एक तो प्रायर पब्लिकेशन के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि आप नहीं, जैसे जब भी आप जर्नल्स पेपर सबमिट करते हैं वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि आपने इस पेपर को कहीं और पब्लिकेशन के लिए डाला नहीं है, तो आप तब उसमें एक्नॉलेजमेंट में भी नहीं देंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपने कहीं और भी डाल रखा है। तो इसमें एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और ये बन जाएगा आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन। नाउ व्हाट इज सलामी स्लाइसिंग? सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सलामी स्लाइसिंग देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिवाइडिंग ए सिंगल स्टडी इनटू सेवरल स्मॉलर पब्लिकेशंस, often reporting on different aspect of the same data। ये यूजुअली थीसिस के केस में होता है। जब आपका थीसिस बनाया जाता है तो आप 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक बड़े से बने हुए थीसिस के को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक एक पार्ट को एक एक जर्नल में पब्लिश करेंगे। दैट बिकम सलामी स्लाइसिंग। मतलब एक बड़े से लेयर को आप सेवरल हिस्सों में कट करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे अलग अलग जगह में। अब इससे क्या होगा, एक तो क्लैरिटी नहीं मिलेगा रिसर्च को, क्योंकि जो थीसिस में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है। और आप जब क्या करेंगे, आप अगर एक एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक एक पेपर बना के अगर उसको पब्लिश करें, तो एक तो आपका इंफॉर्मेशन आधा अधूरा रहेगा, तो दिस कैन मिसलीड यूजर्स। तो सलामी स्लाइसिंग क्या है? जब एक बड़े पार्ट ऑफ रिसर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, एंड एवरी सेपरेट पार्ट इज सेंड टू ए डिफरेंट पब्लिकेशन टू पब्लिश, दैट बिकम्स सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज ओवरलैपिंग पब्लिकेशन? What is overlapping publication? Overlapping publication involves the submission or publication of research
that shares significant portion of content with previously published work but also include some new data or finding। यानी कि देखिए ओवरलैपिंग मतलब, रुकिए एक सेकंड, ओवरलैपिंग मतलब ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक बड़ा सर्किल है। एक सेकंड, ये डायग्राम थोड़ा सा, वेट जस्ट अ सेकंड, लेट मी यूज सर्कल्स, अच्छे से मैं शेप ड्रॉ करूंगी। ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है, ठीक है। बन गया। अब एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब इन दोनों का जो ये कॉमन एरिया है, इतना एरिया, ये क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ। ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस मतलब ये से मैंने दो पेपर पब्लिश किया है, एक ये पेपर और एक ये पेपर, लेकिन दोनों के डाटा कुछ हद तक कॉमन है। मैंने इसका मतलब मैंने पिछले पेपर के डाटा को इस पेपर में भी इंक्लूड किया है विथ स्लाइट डिफरेंशिएशन, विथ स्लाइटली एडिंग न्यू नॉलेज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहले एक पेपर पब्लिश किया है रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अवेयरनेस, ठीक है, और अभी मैंने दोबारा से एक पेपर पब्लिश किया है जिसका टॉपिक हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग अवेयरनेस इन ओडिशा। पहले मैंने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग अवेयरनेस इन इंडिया, अभी उसका एक पार्ट निकाल लिया क्लाउड कंप्यूटिंग अवेयरनेस इन ओडिशा। अब दोनों पिछला डाटा, जो मेरे पिछले रिसर्च में जो डाटा था उसको भी मैंने इस पेपर में इंक्लूड किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लिया है कि उसमें इंडिया लेवल में रिसर्च था, इसमें ओडिशा लेवल में हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस ये बोलता है कि आपने पिछले रिसर्च से भी कुछ डाटा लिया है अपने नए रिसर्च में और इस रिसर्च में स्लाइट मॉडिफिकेशन किया है, स्लाइट नई चीजें ऐड किया है। देखिए, अनलाइक डुप्लीकेट पब्लिकेशन द ओवरलैप इज पार्शियल बट स्टिल रेजेस एथिकल कंसर्न। मतलब देखिए, डुप्लीकेट पब्लिकेशन में क्या हुआ, आपका ये जो रिसर्च पेपर है एज इट इज आप इसको दूसरे जर्नल में पब्लिश कर देंगे, लेकिन ओवरलैपिंग में क्या हुआ, आपने पुराने रिसर्च का कुछ पार्ट लिया, नए रिसर्च में उसको इंक्लूड कर दिया, ये जो कुछ पोर्शन है आपने इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब देखिए, डुप्लीकेट में आपने एज इट इज पुराने पेपर को पब्लिश कर दिया, ओवरलैपिंग में आपने उसका कुछ हिस्सा ले लिया। दोनों ही एथिकल इश्यूज को अराइज करते हैं। और सलामी स्लाइसिंग में क्या पढ़ा आपने कि एक बड़ा सारा रिसर्च पेपर है आपने प्रिपेयर किया और उसको अलग 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 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को एक एक पब्लिकेशन हाउस में आपने पब्लिशिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ओवरऑल डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, इंडिविजुअली एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक हाईलाइटर। Just a second. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डुप्लीकेट पब्लिकेशन के बारे में। व्हाट इज डुप्लीकेट पब्लिकेशन? डुप्लीकेट पब्लिकेशन मैंने समझा दिया आपको। डुप्लीकेट पब्लिकेशन इन्वॉल्व्स पब्लिशिंग द एग्जैक्ट सेम कंटेंट। देखिए, वर्ड टू वर्ड कॉपी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वर्ड टू वर्ड कॉपी हो रहा है। exact same content, word to word content in more than one journal or conference without appropriate citation। बिना citation दिए एक ही पेपर को आप अलग अलग जगह में पब्लिश करेंगे। दिस टाइप ऑफ रिडंडेंट पब्लिकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई डाटा चेंज नहीं, एज इट इज वर्ड टू वर्ड आप उसको एक जगह से दूसरे जगह कॉपी कर देंगे। ऑथर जो है सबमिट कर देंगे आइडेंटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू मल्टीपल वेन्यूज, यानी कि मल्टीपल जर्नल हाउस में आप आइडेंटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सबमिट कर देंगे, ये बोलता है, ठीक है। The issue here is that same research finding are presented as new contribution in different context। मतलब सेम रिसर्च फाइंडिंग को आप अलग अलग जगह में ऐसे प्रिटेंड करके भेजेंगे जैसे ये आपका नया फाइंडिंग है कुछ। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है देखते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो वेस्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि जो एडिटर्स होंगे, जो रिव्यूअर्स होंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, वो आपके रिसर्च को, मतलब अलग अलग जर्नल्स में आप सेम पेपर को भेज रहे हो तो हर जर्नल के रिव्यूअर, हर जर्नल के एडिटर्स आपके पेपर को साइमल्टेनियसली रिव्यू करेंगे, तो टाइम एक तो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा।
सेकेंड है डिस्टॉर्टेड मैट्रिक्स। डिस्टॉर्टेड मैट्रिक्स क्या होगा, अब इससे क्या होगा, ऑथर की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑथर का जो एच इंडेक्स है, आई इंडेक्स है, साइटेशन नंबर है, वो सब इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो ऑथर डिजर्व करता है कि नहीं, नॉन डिजर्विंग ऑथर को अच्छा खासा साइटेशन मिलेगा, उसका एच इंडेक्स आई इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, ये बोलता है। इन्फ्लेट ऑथर्स पब्लिकेशन काउंट एंड साइटेशन मैट्रिक्स आर्टिफिशियली, यानी कि जो ऑथर है उसके पब्लिकेशन काउंट को और साइटेशन मैट्रिक्स को इंक्रीज कर देगा आर्टिफिशियली। नेक्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन। रीडर्स के दिमाग में एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल पेपर कहाँ का है, या किस जर्नल, किस साइटेशन देते समय किस चीज को रेफरेंस करना है। रिसर्च की एथिकल वैल्यू के बारे में लोगों को डाउट होता है, क्योंकि उनको सेम फाइंडिंग अलग अलग सोर्सेस से मिलेगी। तो एक तरीके से कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है रीडर्स के दिमाग में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है योर ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। ओवरलैपिंग पब्लिकेशन, ओवरलैपिंग पब्लिकेशन चलिए जानते हैं। ओवरलैपिंग पब्लिकेशन इन्वॉल्व्स पब्लिशिंग सिमिलर कंटेंट विथ माइनर डिफरेंस, देखिए विथ माइनर डिफरेंस सच एज चेंज इन वर्डिंग्स, टाइटल, डाटा प्रेजेंटेशन अक्रॉस मल्टीपल पब्लिकेशंस। यानी कि क्या हो रहा है, आप एक सिमिलर टाइप के पेपर में थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़ा कुछ नया ऐड करके आप पब्लिश कर दे रहे हैं। यानी कि आपने एक पेपर ऑलरेडी पब्लिश किया है, उसी पेपर से सपोज आपने 80% डाटा कॉपी कर लिया और 20% कुछ नया ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया। जो आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन है उसमें 100% आप सेम टू सेम पेपर को पब्लिश कर देंगे, लेकिन जो ओवरलैपिंग पब्लिकेशन है उसमें आप उसमें से 80% लेंगे और 20% खुद का कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन ओवरलैपिंग पब्लिकेशन द कोर कंटेंट सच एज हाइपोथेसिस, मेथड्स, रिजल्ट, कंक्लूजन रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड। यानी कि जो मेन पोर्शन है उसको आप चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज रख देंगे, लेकिन माइनर मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि वो अपीयर करे कि वो ऑथेंटिक है नए पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने पुराने पेपर को ही पब्लिश कर दिया, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस ऐड करके, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है। एक तो पैराफ्रेजिंग हो गया, आपने एक ही पेपर को पैराफ्रेज करके दोबारा से किसी और जर्नल में डाल दिया, वो हो गया। नेक्स्ट है रिफॉर्मेटिंग, आपने स्ट्रक्चर उसको उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंक्लूजन लास्ट में था तो कंक्लूजन पहले रख दिया, लिमिटेशन लास्ट में कर दिया, या तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू था तो लिटरेचर रिव्यू आपने हटा के थियोरिटिकल बैकग्राउंड रख दिया, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर दिया। नेक्स्ट है रीटाइटलिंग, यानी कि आपने टाइटल चेंज कर दिया, अलग अलग तरीके के टाइटल्स को यूज कर दिया, थोड़ा और मॉडर्न टाइटल रख दिया, थोड़ा सिंपल टाइटल रख दिया, कुछ कुछ भी करके आपने मिसलीड करने के लिए रीडर्स को थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे मिसलीड यूजर्स एंड रिव्यूअर इनटू थिंकिंग दैट मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज सपोर्ट ए पर्टिकुलर फाइंडिंग। यानी कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर पब्लिश किया है और उसी पेपर में थोड़े बहुत चेंजेस करके दूसरी जगह डाल दिया है। अब जब रिव्यूअर्स होंगे, एडिटोरियल बॉडी होगी, जब वो मेरे पेपर को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि ये पेपर कितना अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ पेपर खोजेंगे गूगल स्कॉलर में या कहीं भी। तब उनको अगर मेरा पिछला पेपर मिला जिसमें मैंने सेम फाइंडिंग दिखाया है, तो रिसर्चर्स रिव्यूअर्स को क्या लगेगा कि ऐसे पेपर्स पहले भी अवेलेबल हैं और उनकी फाइंडिंग और मेरी फाइंडिंग सेम है, यानी कि मेरा जो पेपर है वो ऑथेंटिक है या उसकी फाइंडिंग सही है, ये पेपर पब्लिश किया जा सकता है, उनको लगेगा। उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो पिछला पेपर का भी ऑथर मैं ही हूँ और इस वाले पेपर का भी ऑथर मैं ही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम सलामी स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज हाइलाइटर। What is salami slicing? Salami slicing occurs when author divide one significant piece of research into several smaller parts, each published as a separate paper. यानी कि एक बड़े से रिसर्च को मैंने सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को एक अलग अलग जगह में पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, while each piece may be original,
Each piece may be original, it fragments the study, reducing the overall impact. ये बोलता है भले ही हर पार्ट जो मैं पब्लिश कर रही हूँ अलग अलग जर्नल में वो ओरिजिनल है, वो नया है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट स्टडी का कम जाता है क्योंकि क्लैरिटी एक तो नहीं मिलता है लोगों को। अब आप खुद सोचिए, एक ऑब्जेक्टिव से दूसरा ऑब्जेक्टिव लिंक है और मैं एक ऑब्जेक्टिव को दूसरा पेपर दिखाऊंगी और दूसरा ऑब्जेक्टिव को दूसरा पेपर दिखाऊंगी, तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ पाएगी लोगों के दिमाग में। तो ये एक तरीके से ओवरऑल इम्पैक्ट और क्लैरिटी को कमा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है, ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इज स्लाइस्ड इनटू मल्टीपल स्मॉलर स्टडीज, इसीलिए इसको सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइस किया जाता है, एक स्टडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया जाता है। ईच रिपोर्टिंग ए पोर्शन ऑफ डाटा और फाइंडिंग, हर पेपर एक पोर्शन, उस पूरे एक्चुअल रिसर्च पेपर का एक एक पोर्शन समझाता है। ठीक है, also each slice might represent a unique aspect of each of research practice that can lead to several issues। अच्छा, अब इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं देखते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में काट देना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च कम जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल फाइंडिंग जो है वो स्कैटर्ड है अक्रॉस मल्टीपल पब्लिकेशन। ये क्या बोलता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज द फाइंडिंग्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस वेरियस मल्टीपल पब्लिकेशंस। ठीक है, दूसरा इशू हो जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जो ऑडिटर्स होंगे, जो एडिटर्स, रिव्यूअर्स होंगे, उनका एफर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि वो सिमिलर टाइप के पेपर को, जो कि एक पूरा पेपर हो सकता था, उसको वो अलग अलग रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यूअर्स और एडिटर्स को मल्टीपल सबमिशंस को इवेलुएट करना पड़ेगा, तो उनका एफर्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हो गया इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स, यानी कि ऑथर का एक तो साइटेशन बढ़ जाएगा, इंडेक्स वगैरह बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो एक ही पेपर को 4-5 अलग अलग जगह में पेपर पब्लिश कर रहे हैं। अब जब उनका, अगर वो एक ही पेपर पब्लिश करते तो उनका नाम पे हमें एक ही पेपर दिखाता जब हम खोजते, लेकिन अभी उनके नाम पे 4-5 पेपर दिखा रहा है, लेकिन वो सारे पेपर इंटरलिंक्ड है। तो एक तरीके से वो इन्फ्लेट करेगा मैट्रिक्स के। ठीक है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट देयर पब्लिकेशन एंड साइटेशन काउंट। नेक्स्ट है रीडर मिसलीडिंग। रीडर्स को मिसलीड करेगा क्योंकि जब लोग उसको डाउनलोड करेंगे उनको एक तो क्लैरिटी नहीं मिलेगा उस पेपर के बारे में, क्योंकि वो पढ़ ही आधा हिस्सा रहे हैं। एक बड़े से पेपर का एक पार्ट पढ़ के लोगों को कितना ही आइडिया आएगा। अगर एक पेपर के 4 हिस्से हैं और उन्होंने सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा है तो उनको ओवरऑल पिक्चर क्लैरिटी तो नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज सेइंग दैट इट विल ऑल्सो मिसलीड द रीडर्स, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स जो कि सेम स्टडी का पार्ट है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, लेट अस सी। वही सब है दोस्तों, बेसिकली जो रिडंडेंट पब्लिकेशन की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो सेम है ओवरऑल। पहला है साइंटिफिक इंटीग्रिटी, एक तो रिसर्च की इंटीग्रिटी को हैम्पर करेगा। नेक्स्ट हो गया रिसोर्सेस वेस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि रिसोर्स, जो एडिटर्स हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, उनका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो सेम कंटेंट को 50 बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हो गया एथिकल वायलेशंस, यानी कि एथिकल मिसकंडक्ट होगा, एकेडमिक मिसकंडक्ट होगा, जो ऑथर्स कैन फेस सैंक्शन यानी कि उनको कोर्ट में केस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, उनको उनके रिसर्च पेपर को वापस लिया जा सकता है, रिट्रैक्शन ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है, या फिर कई जर्नल्स उनको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं कि वो आपके पेपर को दोबारा पब्लिश नहीं करेंगे। डैमेज टू रेपुटेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लेटेड मैट्रिक्सेस मैंने आपको बताया था, उनके नंबर काउंट्स बढ़ जाएंगे, मतलब उनका इनएक्यूरेट साइटेशन मैट्रिक्स वगैरह दिखाएगा। नेक्स्ट डिस्टोर्टेड रिसर्च इम्पैक्ट, ये क्या बोलता है कि ये आपके साइटेशन काउंट, एच इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, ये सारी चीजों को डिस्टॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट जर्नल की क्रेडिटेबिलिटी भी हैम्पर होगी, क्योंकि अब मैंने तो पब्लिश कर दिया जर्नल में, जिस जर्नल ने मेरे पेपर को पब्लिश किया है, कल को जब लोगों को पता चलेगा कि इस ऑथर ने उस जर्नल में पब्लिश किया है और ये ऑथर गलत तरीके से पेपर पब्लिश करता है, तो मेरी वजह से उस जर्नल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पीपल विल नॉट पब्लिश देयर पेपर ऑन दैट जर्नल अगेन। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट क्या है, कंफ्यूजन अमॉन्ग रीडर्स, मैंने बताया था क्योंकि वो लोग क्या एक पार्ट पढ़ेंगे उस रिसर्च का, तो उनके बीच में भी कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस ट्रस्ट, ऑब्वियसली पीपल विल नॉट ट्रस्ट दैट जर्नल या दैट रिसर्चर अगेन, ठीक है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ रिडंडेंट पब्लिकेशंस। पहला पॉइंट है क्रॉस रेफरेंसिंग, यानी कि ऑथर को क्लियरली रेफरेंस करना चाहिए अपने पिछले पब्लिकेशंस का। अगर मैंने एक पेपर पहले पब्लिश किया है और सिमिलर टाइप ऑफ पेपर मैं अभी पब्लिश करने वाली हूँ, तो इट बिकम्स माई प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई गिव साइटेशन टू दैट प्रीवियस पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल पॉलिसीज, यानी कि जर्नल की पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बेसिकली जर्नल की पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कोई भी अगर रिडंडेंट पब्लिकेशन जैसी एक्टिविटीज में शामिल होगा तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, इस बारे में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एथिकल गाइडलाइंस, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ये सारे गाइडलाइंस बनाते हैं टू हेल्प एडिटर्स और रिव्यूअर्स कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे रिडंडेंट पब्लिकेशन को और उसको कैसे इशू करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा एडवांस प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, तो रिसर्चर्स को प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स यूज करना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि सिमिलर टाइप ऑफ पेपर पहले पब्लिश हुआ है क्या, और इफ दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड या फिर इज दिस कंटेंट पैराफ्रेज्ड, तो इन सब के लिए प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स यूज होने चाहिए। और कुछ कॉमन टाइप्स के प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स वो हो जाएंगे टर्निटिन, आईथेंटिकेट, क्रॉस चेक वगैरह। नेक्स्ट हो जाएगा ऑथर डिक्लेरेशन, यानी कि जब भी ऑथर पेपर पब्लिश करता है, पेपर पब्लिकेशन के लिए डालता है, उसको हमेशा डिक्लेरेशन भी देना चाहिए, अक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, ये बोल के कि आई हैव नॉट पब्लिश्ड सिमिलर टाइप ऑफ पेपर इन एनी अदर जर्नल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एडिटोरियल रिव्यू प्रोसेस। अब जर्नल हाउस को अपने एडिटोरियल रिव्यू प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एडिटर्स को कि वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करे रिडंडेंट पब्लिकेशन को और किस तरीके से इंप्रूव करे उनके डिटेक्शन रेट को, विच विल इंप्रूव देयर चांसेस टू एक्सेप्ट एनी पेपर दैट हैज रिडंडेंट पब्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है ऑथर के लिए। पहला, ऑथर शुड बी ट्रांसपेरेंट, अगर उसने कोई भी चीज कोई भी तरीके की गड़बड़ी की है, कोई भी पेपर पहले पब्लिश किया है, कुछ भी हुआ हो, तो उसे अपना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, उसे पहले से ही एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है परमिशन, अगर ऑथर किसी और के पेपर को यूज कर रहा है, किसी और के कंटेंट को यूज कर रहा है, तो उसे पहले से ही पब्लिकेशंस परमिशन ले लेनी चाहिए ओरिजिनल पब्लिशर से, सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, यानी कि जब भी ऑथर सबमिट करता है उसे ओरिजिनल रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, पूरा रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए स्लाइसिंग ऑफ डेटा, यानी कि डाटा को डिवाइड करने की जगह उसे पूरा पेपर एक जगह पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है क्लियर डिफरेंशिएशन, यानी कि रिसर्चर को क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वो अपने पुराने फाइंडिंग्स में से नए पुराने सब फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिमिलर टाइप के पेपर पहले भी पब्लिश किए हैं और अभी भी पब्लिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्लियर डिफरेंशिएशन मेंटेन करना चाहिए, मुझे अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने क्या डिफरेंशिएट किया है मेरे पुराने पेपर के मुकाबले इस पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन मेथड, जो कि बोलता है कि मुझे क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, अपने सारे चीजों के बारे में क्लियर डिटेल एक्सप्लेन कर देना चाहिए, मेरा मेथड्स, मेरा हाइपोथेसिस, मेरी सारी चीजें क्लियर कट होनी चाहिए मेरे रिसर्च पेपर में। एथिकल ट्रेनिंग बोलता है कि ऑथर्स को एथिक्स के बारे में ट्रेन करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि क्या चीज करने से वो एथिकल मिसकंडक्ट का हिस्सा बनते हैं, एंड हाउ शुड दे मेक रिसर्च पेपर, और क्या क्या क्लैरिटी करनी चाहिए, सारी डिटेल्स ओवरऑल उनको पहले से बता देना चाहिए। तो ये सारी आपके पॉइंट्स हो गए, सिंपल पॉइंट्स है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको लगे कि मेरी कहीं भी गलती हो रही है, स्कोप है इम्प्रूव होने की, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।